हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी वाला। हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी वाला में आप सबका स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर शशांक शेखर रॉय एंड टुडेज टॉपिक इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर यूपीएससी। यस, द आर्ट एंड साइंस ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर यूपीएससी। ये सेशन अगले 1 घंटे तक चलेगा एंड आई कैन गारंटी यू दिस सेशन इज गोइंग टू बी अ फन एंड फ्रॉलिक सेशन फॉर यू। पूरे 1 घंटे तक मैं आपको हर वो तरीके बताऊंगा थ्रू विच यू कैन मास्टर द आर्ट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। एंड ये न्यूज़पेपर रीडिंग का जो स्किल है इट विल हेल्प यू नॉट ओनली इन यूपीएससी एग्जामिनेशन, इट विल हेल्प यू इन योर ओवरऑल लाइफ। दिस इज अ स्किल दैट यू नीड टू लर्न। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का जो हमारा एजेंडा है वो है व्हाई टू रीड न्यूज़पेपर, विच न्यूज़पेपर टू रीड, व्हाई, हाउ टू रीड, what to focus on and current affairs question from UPSC 2022। ये सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे वन बाय वन। सो गेट सेट रेडी, अपना पेन एंड पेपर रेडी रखिए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जॉट डाउन कर लीजिएगा। Now, by the end of this video, what you will get out of it? By the end of this video, you will learn the art of selecting and eliminating topics. जनरली हमारे सामने जब 20-22 पेजेस का न्यूज़पेपर होता है तो हमें ये नहीं समझ में आता है कि हम कौन सा न्यूज़पेपर कवर करें और कौन सा आर्टिकल कवर करें और कौन सा आर्टिकल इग्नोर करें। दैट इज अगेन यूपीएससी एग्जामिनेशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। दिस इज मच मोर इम्पॉर्टेंट टू नो व्हाट नॉट टू रीड इन कंपैरिजन ऑफ व्हाट टू रीड। यूपीएससी का सिलेबस बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ एवरी डे, एवरी सेकेंड in your life if you want to be a part of steel frame of Indian administration, but at the same point in time जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है what not to read। पूरे साल भर प्रिपरेशन करने के बाद बच्चों को ये पता चलता है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन उन्होंने पढ़े ही नहीं थे, और अगर पढ़े भी थे तो वो बहुत ही कैजुअल मैनर में पढ़े गए थे। सो वंस अगेन, हाउ टू सेलेक्ट एंड एलिमिनेट टॉपिक्स दैट आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रेड, हाउ टू डेवलप अ कोरिलेशन बिटवीन स्टैटिक टॉपिक्स एंड करंट डेवलपमेंट्स। आपको एक कोरिलेशन बनाना पड़ेगा स्टैटिक एंड डायनामिक के बीच में। लेट्स से आपने लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन बुक्स खरीदा है, 6th एडिशन आपने बुक खरीदा है, या फिर आपने रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी की बुक खरीदी है, राइट? बट लेट्स से 6th एडिशन केम इन 2020। यस, 2020, मुझे लगता है 2020 से भी पहले पब्लिश हुआ होगा, अब तो नए एडिशन आए होंगे। आज हम 2022 में हैं एंड द वर्ल्ड हैज चेंज्ड अ लॉट। पैंडेमिक हैपेंड व्हिच डेवास्टेटेड द complete world and ruined the economy. After that we are facing this crisis in Europe. Russia Ukraine invasion is going on. There are chances that few more fronts can be opened in international relations. So ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि स्टैटिक और डायनेमिक के बीच में कोरिलेशन कैसे करना है, हाउ टू इफेक्टिवली एक्सप्रेस इट ऑन पेपर। ये भी एक आर्ट है। नॉलेज इज नॉट पावर माई फ्रेंड, नॉलेज इज नॉट पावर, इट्स एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज दैट बिकम्स पावर। इस बात को समझने की ज़रूरत है। बहुत से लोगों का मानना है कि आप यूपीएससी में यू मस्ट नो एवरीथिंग अंडर द सन। दैट इज अ मिसकॉन्सेप्शन। यू डोंट नीड टू नो एवरीथिंग अंडर द सन। यू आर नॉट विकीपीडिया, यू आर नॉट अ रोबोट। यूपीएससी ने एक सिलेबस दिया हुआ है आपको एंड यू हैव टू गो बाय दैट सिलेबस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो आपको करना है वो ये है, यूपीएससी का सिलेबस सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, समझना है उसको। सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल नो हाउ टू सेलेक्ट एंड एलिमिनेट अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, हाउ टू डेवलप अ कोरिलेशन बिटवीन स्टैटिक टॉपिक्स एंड करंट डेवलपमेंट्स, हाउ टू effectively express it on a paper. Now, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जनरल अवेयरनेस के लिए, करंट अफेयर्स ओवरलैप्स एंड पेनिट्रेट्स विद एवरी सब्जेक्ट, इसमें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। वेल वर्स्ड एंड वेल रेड कैंडिडेट एंड इंपॉर्टेंट पोस्ट सिलेक्शन। सो ये इंपॉर्टेंट क्यों है न्यूज़पेपर? क्योंकि न्यूज़पेपर इट इज़ नॉट ओनली एक आर की क्लास है। आपको सिर्फ न्यूज़पेपर जो है सिर्फ प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में काम नहीं करेगा। इट विल डेवलप योर ओवरऑल पर्सनालिटी। Yes, you heard it right. It will develop your overall personality. आपकी पर्सनालिटी में वो चमक आएगी, आपकी पर्सनालिटी का वो ऑरा डेवलप होगा जो कि एक ऑफिसर का पर्सनालिटी होता है, राइट? सो जनरल अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। करंट अफेयर्स ओवरलैप एंड पेनिट्रेट्स विद एवरी सब्जेक्ट इन यूपीएससी।
यूल बी वेल वर्स्ड एंड वेल रेड कैंडिडेट, जो कि आपके इंप्रेशन में, आपके एक्सप्रेशन में बहुत मदद करेगा. एन इम्पॉर्टेंट पोस्ट सिलेक्शन. नाउ आगे चलते हैं. बहुत से लोगों का मानना है, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि हमें कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए. एक चीज़ मैं बोलूँगा, फर्स्ट 2 मंथ आपको 2 से 3 घंटे लग सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है. एंड आई विल सजेस्ट एंड आई विल रिट्रेट दिस पॉइंट वंस अगेन. आप कभी भी अगर आप अपने एग्जामिनेशन के इनिशियल स्टेज में हैं तो आई विल रिक्वेस्ट यू, आई विल सजेस्ट यू, प्लीज़ परेशान मत होइएगा. ये 2-3 आवर्स आपके इन्वेस्टमेंट हैं. दीज आर योर इन्वेस्टमेंट्स. ये कभी बेकार नहीं जाएगा. स्लोली एंड स्टीडली जब आप टॉपिक्स के बारे में अवेयर हो जाएंगे, जब आपको सिलेबस के बारे में पता हो जाएगा, जब आपको एक ही करंट अफेयर्स बार बार आपके सामने आ जाएगा, तो यू विल बी वेल इन्फॉर्म्ड और तब आपका इन्वेस्टमेंट टाइम बहुत कम होता चला जाएगा. तो इनिशियली द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर को पढ़ने और समझने में 2 से 3 घंटे लग सकते हैं. नेक्स्ट 2 मंथ्स में 1.5 to 2 आवर्स लग सकते हैं. एंड देन आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर टोटल 4 मंथ के बाद 5वें 6वें महीने में यू विल बी एबल टू फिनिश योर कंप्लीट न्यूज़पेपर इन 45 to 60 मिनट्स. 45 to 60 मिनट्स में आपका न्यूज़पेपर कंप्लीट हो जाएगा. नहीं, नोट मेकिंग में टाइम लगेगा. एक बात याद रखिएगा कि जितना इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर पढ़ना है उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके नोट्स बनाना. डू नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अबाउट द नोट्स, क्योंकि वो नोट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बनाए हुए हैं. आई सजेस्ट यू टू मेक योर ओन नोट्स. सो इनिशियल स्टेज में 2 से 3 महीने तक आपको 2 से 3 घंटे लग सकते हैं, बिकॉज यू मे लैक इन वोकैबुलरी, यू मे लैक इन अंडरस्टैंडिंग, यू मे लैक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट और द सिलेबस. सो ये आपका इन्वेस्टमेंट टाइम है. द सेकेंड वन इज नेक्स्ट 2 मंथ्स में थोड़ा सा ये टाइम कम लगेगा, आप चीज़ों को जल्दी पिकअप करने लगेंगे. एंड देन नेक्स्ट आफ्टर 4 मंथ्स आपको 45 to 60 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ये मेरा मानना है. चलिए शुरू करते हैं, कुछ और देखते हैं. व्हाट टू रीड, आपको पढ़ना क्या है. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आई विल सजेस्ट, आप इस पूरे कंटेंट को कैटेगराइज कीजिए और रेलेवेंस के अकॉर्डिंग इसको बांट लीजिए. आप इसको कंटेंट को कैटेगराइज कीजिए और रेलेवेंस के अकॉर्डिंग बांट लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, यूपीएससी इज योर बेसिक स्ट्रक्चर. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो आपका सिलेबस है उसको पकड़ के चलिए. प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के पैटर्न को एक बार झांक के देखने की कोशिश कीजिए. स्पॉट इफ द आर्टिकल इज रेलिवेंट फॉर प्रीलिम्स और मेंस. पॉलिसी एंड स्कीम्स रोल्ड आउट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. places in news, geographical location and importance. History, centenaries of personalities, contributions, events and movements. Judgment pronounced by high courts and their implications. Facts and data as a fodder points for answer. राइट. सो दीज आर जस्ट सम, एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया है कि ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा. सो दिस इज द प्रीचिंग. अब मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देने जा रहा हूँ. चलिए, नाउ न्यूज़पेपर में मैं फिर से बोलूँगा कि ये जानना कि क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है. For example, examining the case of a Congress family reunion. Now, few days back, just 2 days back, Mallikarjun Kharge was chosen as the Congress president. Now, Shashi Tharoor could not win this battle. After that, lots and lots of articles are coming into the newspapers related to Congress family and Mallikarjun Kharge or Shashi Tharoor, or what is going to happen, or will Congress be able to create a united front against the BJP, blah blah blah. But that is not important. That is not important at all. Now, whose pleasure? This article is related to the governor. Kerala Governor Arif Muhammad Khan few days back said that he will sack the corrupt politician and government officials. Now question ये है, does Constitution has a provision for a governor to sack minister? आप जब भी प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे और चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे तो आपको एक वर्ड सामने आएगा, आपके सामने एक सेंटेंस आएगा, दैट प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन हिज डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन. The same goes with the governor. Governor is bound by the advice of the council of minister. But at the same time,
और इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा दैट दे हैव वेरी लिमिटेड अपॉर्चुनिटी टू यूज़ देयर डिस्क्रिप्शन। ये ऐसा कब होगा जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कंप्लीट मेजॉरिटी में नहीं होगी अपनी सरकार बनाने के लिए। सो ऐसी कंडीशन में एक गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का ये स्टेटमेंट जस्टिफाइड है क्या, ये पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है हु इज़ आरिफ मोहम्मद खान, वेदर ही इज़ रूड, वेदर ही इज़ जेंटलमैन, हाउ क्वालिफाइड इज़ ही टू बिकम अ गवर्नर, और क्या झगड़ा है। नहीं, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस, दैट इज इंपॉर्टेंट। व्हाट आर देयर मैंडेट। आगे चलते हैं। फोकस क्या करना है, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में कुछ सेगमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, संडे एफएक्यूज, ओपन एडिटोरियल्स। नाउ इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड, एडिटोरियल्स, ओपिड एंड यूपीएससी एसेंशियल, ये चारों सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। आई विल से दिस थिंग कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में बहुत से ऐसे कॉलम्स आते हैं जो रेडीमेड मटेरियल होते हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं। अगर आप डेली बेसिस पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेनर सीरीज भी अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं, एक्सप्लेनर सीरीज भी अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं, तो भी आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन होता चला जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, मैं फिर से बोलूँगा आपको कि दिस इज़ नॉट कोई न्यूज़पेपर या कोई भी मैगजीन हो, वो अपने आप में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते आपको। सो आपको न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स पढ़ने के बाद आपको बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस क्रिएट करने होंगे। आपको किसी भी न्यूज़पेपर का बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड न्यूज़ इंफॉर्मेशन क्रिएट करना होगा। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ, सो प्लीज नोट द वर्ड्स। किसी भी आर्टिकल को पढ़ने के बाद उसके बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस को क्रिएट करना है टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। नाउ ये क्या है, ये क्या है, कैसा दिख रहा है आपको? ऐसा फॉर्मेशन कभी बैटलफील्ड में आपने देखा है? बिल्कुल प्लेन फील्ड है, ऐसा लगता है ये कुरुक्षेत्र के मैदान है। यस, ये जो व्यू रचना है इसको हम चक्रव्यूह बोलते हैं। ये इमेज मैंने क्यों लिया है? ये इमेज मैंने इसलिए लिया है कि ये हमारा ये यूपीएससी एग्जामिनेशन जो है वो इस चक्रव्यूह जैसा ही है, और हम में से 99% एस्पिरेंट्स जो हैं उन्हें चक्रव्यूह में जाने का तो रास्ता आता है, बट निकलना कैसे है ये नहीं आता। And as a result, they are being killed in the same way as Abhimanyu was killed in the battlefield. Killing का मतलब जान से मारने का नहीं है। Killing का मतलब ये है the wastage of our attempts, the wastage of our attempt। और 2 साल आपकी ज़िंदगी के कैसे चले जाते हैं, एंड पूरे 2 साल तक आप प्रिपरेशन करने के बाद जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि जो क्वेश्चंस आए हैं वो तो आपने या तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़े ही नहीं हैं, या आपने उस ओरिएंटेशन से क्वेश्चन को देखने की कोशिश ही नहीं की। सो चक्रव्यूह है ये यूपीएससी एग्जामिनेशन। इसमें चक्रव्यूह में घुसने से पहले इससे बाहर निकलने का रास्ता, इससे बाहर निकलने की कला ज़रूर आनी चाहिए, नहीं तो अभिमन्यु की तरह आप वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। सो ये मेरा सजेशन है, एंड ट्रस्ट मी, यूपीएससी वाला as a platform is going to give you every arms and ammunition which you require to fire upon and conquer the battle of UPSC. I guarantee you 110%. एक ये कोट मैं हमेशा यूज करता हूँ अपने हर एक प्रेजेंटेशन में, दैट नॉलेज इज नॉट पावर, द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज पावर। बहुत से लोगों को ये गलत फहमी होती है दैट नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज नॉट द पावर, इट्स एप्लीकेशन इज। एन आइडिया कैन नॉट चेंज एवरीथिंग, उस आइडिया का एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से नॉलेज का एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से आइडिया का एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, इलाहाबाद, बनारस और इंडिया के बहुत से शहरों में हज़ारों लाखों एस्पिरेंट जो हैं इस ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो 90% स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि जो नॉलेज उन्होंने गेन किया है क्लासरूम टीचिंग में, थ्रू मैगजीन, थ्रू डिबेट एंड डिस्कशन, उस नॉलेज का एप्लीकेशन पार्ट क्या है। सो वंस अगेन इसको दिल से नोट कर लीजिए और समझ लीजिए, knowledge is not power, the application of knowledge is power. An idea is not powerful until and unless you do not execute that idea. आगे चलते हैं। नाउ स्ट्रैटेजी पार्ट के बारे में हम बात करते हैं। मैंने अपने पहले पेज में बोला नॉलेज इज नॉट पावर, इट्स एप्लीकेशन इज। और आपको अगर ये लगता है कि आपको प्रीलिम्स, मेंस
और इंटरव्यू के लिए अलग अलग प्रिपेयर करने का मौका मिलेगा, यू आर मिस्टेकन माई फ्रेंड, यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यू विल नॉट गेट अ सेपरेट टाइम फॉर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सो आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन का मतलब ये है यू विल स्पेंड द सेम अमाउंट ऑफ टाइम 1 to 1.5 आवर्स टाइम, लेकिन इसी 1 से 1.5 घंटे के बीचों बीच आप न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि मुझे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्या इन्फॉर्मेशन लेना है, मेंस के पर्सपेक्टिव से यही इन्फॉर्मेशन कैसे यूज़ होगा, और इंटरव्यू में इस इन्फॉर्मेशन को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। टीम, इज दैट क्लियर? इस एग्जामिनेशन में आपको इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करना होगा, अदरवाइज कई साल लग जाएंगे, उसके बावजूद भी आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। आई कैन बेट अबाउट इट। यही होता है, एग्जामिनेशन में फेल और पास होना एक अलग चीज़ है, लेकिन एग्जामिनेशन को सही तरीके से समझना और सही तरीके से प्रिपरेशन करना वो सबसे बड़ी चीज़ है। सो लेट्स गो फॉर दिस पर्टिकुलर ब्लूप्रिंट। ये ब्लूप्रिंट मैंने आपके लिए ऐड किया है कि इस एग्जामिनेशन में आपको कुछ चीज़ें बहुत ध्यान रखनी होंगी। पहले तो यूपीएससी के सिलेबस को समझना है कि व्हाट यूपीएससी इज लुकिंग फॉर इन एन एस्पिरेंट। एक आईएएस ऑफिसर में, एक आईपीएस ऑफिसर में यूपीएससी हर एक स्टेज पे क्या देखना चाहता है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का अलग पैटर्न है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज अ काइंड ऑफ फिल्टर एग्जामिनेशन जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट गेट साइडलाइंड बिकॉज ऑफ द पेपर, क्योंकि पेपर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हैज बिकम हाईली अनप्रेडिक्टेबल, और उसके बाद से मेंस एग्जामिनेशन है एंड इंटरव्यू है। इन तीनों स्टेजेस का प्रिपरेशन एक साथ कैसे करना है, चलिए एक बार जरा इस ब्लूप्रिंट को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन ऑफ यूपीएससी फ्रॉम एन एस्पिरेंट। इंस्ट्रक्शंस है, मार्क्स कैरिड बाय ईच क्वेश्चन, सब क्वेश्चन इज इंडिकेटेड अगेंस्ट इट, यानी कि हम ये मेंस का पैरामीटर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से ही प्रिपेयर करना है और आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होता चला जाएगा। और ये जो नॉलेज आप गेन करेंगे दैट विल हेल्प यू इमेंसली इन योर इंटरव्यू एज वेल। सो ये जनरल इंस्ट्रक्शन है जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में होते हैं। एक बार जरा जीएस की इवैल्यूएशन को देखते हैं। जनरल स्टडीज एग्जामिनेशन का इवैल्यूएशन कुछ इस तरीके से होता है। जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, क्या उसके बारे में आपकी क्लैरिटी, डू यू हैव द क्लैरिटी ऑफ थॉट? जो कंटेंट आपने लिखा है, क्या वो कंटेंट रेलेवेंट है, या ऐसे ही आपने हवा में उड़ते तीर की तरह दे दिया, ब्लाइंड शॉट मार दिया? कॉन्टेक्स्ट, क्वेश्चन क्या पूछा गया है और आप आंसर क्या दे रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, अगर किसी कॉन्सेप्ट के बारे में, अगर किसी कीवर्ड के बारे में अगर पूछा गया है, सो डू यू हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग और यू आर बीटिंग अराउंड द बुश। कई बार हमें जब क्वेश्चन का पता नहीं होता तो हम सिर्फ पेजेस भरने लगते हैं। अगेन, डायमेंशनैलिटी एंड इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेजेस, क्या आपने जो न्यूज़ पढ़ा है उस न्यूज़ का अलग अलग डायमेंशन समझने की कोशिश की है। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करेंगे। सो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट वुमेन एम्पावरमेंट? इज दैट एजुकेशन? इज दैट गुड हेल्थ? इज दैट एक्सेस टू रिसोर्सेज? इज दैट एक्सेस टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज? इंडिपेंडेंस, मोबिलिटी, क्या ये डायमेंशन आपने कवर किए हैं? तो जो कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे, जो भी आर्टिकल आप पढ़ेंगे, उसके डायमेंशन को और इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेजेस को लेके पढ़ेंगे, राइट? नाउ एग्जांपल्स एंड इलस्ट्रेशन, आप जो भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्लीज़ कीप ऑन कलेक्टिंग एग्जाम्पल्स, कीप ऑन मेकिंग डायग्राम्स कि ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किस तरीके से बनेगा। यू हैव टू मेक अ प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग डायग्राम्स इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम सो दैट यू कैन एक्सप्रेस योर आंसर इन अ मच बेटर वे। सो आपको एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशन की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लैंग्वेज कॉम्पिटेंस, कई बार बच्चे न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं बट उन्हें ये लगता है कि सिर्फ न्यूज़पेपर का इन्फॉर्मेशन ले लिया और हमने किला फतेह कर लिया। माय फ्रेंड, अगेन यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक। न्यूज़पेपर को पढ़ने के साथ साथ उसके लैंग्वेज को समझना है और अपने लैंग्वेज को ट्रांसफॉर्म करना है। I had a tough time when I prepared for UPSC examination. I was coming from a hinterland from UP and Bihar and my language was not at all good. My understanding was not at all good क्योंकि मेरा जो स्कूलिंग हुआ था वो हिंदी मीडियम स्कूल में था। सो मुझे लैंग्वेज कॉम्पिटेंस को अटेन करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल क्या है?
व्हाट इज योर प्रेजेंटेशन स्टाइल, एक ही इंफॉर्मेशन को आपने किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, स्पेसिंग किस तरीके से किया है, डायग्राम कितना अच्छा बनाया है, बुलेट पॉइंट्स में आंसर लिखे हैं, आपने समराइज किया है अच्छे से, आपने ओपनिंग लिखा है और आपने कंक्लूडिंग रिमार्क भी दिया है। सो प्रेजेंटेशन आप उस पेपर को यूज कैसे करते हैं। नाउ आंसर ऑफ योर स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्टिव। फिर से जीएस क्वेश्चन इवैल्यूएशन का पैरामीटर यही है, क्लैरिटी ऑफ थॉट, content relevance, context, conceptual clarity, dimensions and interdisciplinary linkages, examples and illustration, language competence, presentation, structure and objective। ये तो रहा जीएस जनरल स्टडीज का पैरामीटर, यानी जनरल स्टडीज पेपर 1, 2, 3 का ये पैरामीटर रहेगा, लेकिन एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का जो पैरामीटर होगा वो बिल्कुल अलग होगा। जीएस पेपर 4 यानी एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का जो पैरामीटर होगा वो बिल्कुल अलग होगा। एसए का भी पैरामीटर ये हो सकता है, एसए में भी, हालांकि एसए का कोई सिलेबस नहीं है, लेकिन एग्जामिनर का मेन पर्पस क्या है, एग्जामिनर आपके वास्ट नॉलेज को देखना चाहता है कि आप अपनी बात को कितने क्लैरिटी के साथ, कितने रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, डायमेंशंस के साथ, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ आप प्रेजेंट कर पाते हैं। इसीलिए आपको 12 to 1300 वर्ड्स में, आपको 1200 to 1300 वर्ड्स में आपको ऐसे लिखने के लिए कहा जाता है। सो ये रहा इवैल्यूएशन पैरामीटर ऑफ जीएस पेपर 1, 2, 3। नाउ आई एम गोइंग टू एथिक्स क्वेश्चन इवैल्यूएशन पैरामीटर। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज ethical competence. Let's say I spoke about, the question is there for good governance. Good governance का मतलब क्या है? क्या good governance के बारे में आपको अच्छे से पता है? Are you competent enough to understand this particular topic? Objectivity, pragmatism. आपसे एथिक्स में बहुत से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपके डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को देखा जाएगा। आपने जो डिसीजन लिया है, इज दैट द शॉर्ट साइटेड और फार साइटेड। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, यूसेज ऑफ की एथिकल कीवर्ड्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे पेपर में उस कीवर्ड्स को आप लिख दें, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे गलती करते हैं। बट यूज ऑफ एथिकल कीवर्ड्स वेयर, व्हेन एंड वेयर इट इज रिक्वायर्ड। नाउ एप्लीकेशन ऑफ एथिकल थ्योरीज, पब्लिक इंटेग्रिटी, पर्सनल इंटेग्रिटी एंड प्रोफेशनल इंटेग्रिटी। इन दोनों का नाम तो हर बच्चा जानता है, लेकिन क्या हम रियल लाइफ में इनको यूज कर सकते हैं? एग्जाम्पल्स एंड इलस्ट्रेशन आपको हमेशा कलेक्ट करने हैं। कोई अच्छी सी स्टोरी आ गई कि एक पुलिस वाले ने किस तरीके से जान बचाई, या फिर कोई ऐसी स्टोरी आ गई जब एक पॉलिटिशियन ने अपना कोई फंड जो है, अपनी सैलरी डोनेट कर दिया, या पद्मश्री अवार्डीज की लाइफ में बहुत से जो पद्मश्री अवार्ड विनर्स हैं उनकी लाइफ को उठा के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए हैं अपनी लाइफ में। सोशल एक्टिविस्ट का एग्जाम्पल ले लीजिए। व्हाट आई मीन टू से इज, आपको हर दिन, हर पल, जब भी अगर आपको कोई ऐसा आर्टिकल मिलता है, इंस्पायरिंग न्यूज़ मिलता है जो आप इस एज एन एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं, तो प्लीज़ कलेक्ट कर लीजिए। प्रेजेंटेशन स्टाइल, स्ट्रक्चर और डायमेंशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंस। आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंस बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि इसमें नॉन नेगोशिएबल है। नाउ एक बात और समझने की कोशिश कीजिए। मैंने फिर से बोला, आपको बार बार समय नहीं मिलेगा आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए अलग से प्रिपेयर करने में। यूपीएससी में जो भी आप टॉपर जिन किसी को भी देखेंगे तो उन टॉपर्स में एक चीज़ कॉमन आपको दिखेगा, दैट दे गॉट वंडरफुल मार्क्स इन इंटरव्यू जो कि 275 मार्क्स का है, एसे एंड एथिक्स। आई सजेस्ट यू, जब आप प्रिपरेशन करने के लिए उतरें तो सबसे पहले आप एसए के बारे में डे 1 से प्रिपेयर करना शुरू कीजिए आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, उन्हें ये लगता है कि ये तो फिलोसॉफिकल लैंग्वेज है, लेकिन अगर आप एसए को उठा के देखें तो एसए भी कुछ फिलोसॉफिकल ही होता चला जा रहा है। बहुत से बच्चे इसके बारे में कंप्लेन करते हैं, बट यूपीएससी हैज़ अ पर्पस टू डू इट एंड दे डू इट डेलिबरेटली। सो मेरा मानना ये है कि अगर आपको अच्छा रैंक लाना है, अगर आपको बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है, और अगर अपने आप को एक सक्सेसफुल कैंडिडेट बनाना है, तो आपको सबसे पहले एसए, एथिक्स और इंटरव्यू पे काम करना पड़ेगा। और इंटरव्यू के लिए ऐसा नहीं होगा कि आप एक दिन गए, आपने नए कपड़े खरीदे, स्टिचिंग कराई, आप सलून में गए, आपने फेशियल कराया एंड यू विल स्टार्ट लुकिंग गुड। नो, दैट इज नॉट द मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी हैज़ अ डिफरेंट डायमेंशन एंड डेफिनेशन। पर्सनालिटी एक दिन में डेवलप नहीं होती। सो मैं ये सजेशन दूंगा कि अपने इस यूपीएससी प्रिपरेशन को एंजॉय कीजिए, एसए और एथिक्स के पेपर को इंपॉर्टेंस दीजिए और पर्सनालिटी को डेली बेसिस पे ब्रशअप कीजिए और
धीरे धीरे आपका प्रिपरेशन आगे बढ़ता जाएगा। नाउ विच न्यूज़पेपर टू यूज, विच न्यूज़पेपर टू रीड, हमें कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए? इज दैट द हिंदू? यस यू हैव टू। द इंडियन एक्सप्रेस? यस। द वायर, बहुत से लोग इसको पसंद नहीं करते, उन लोगों का कहना है कि वायर इज द एक्सट्रीम क्रिटिक ऑफ वर्स्ट क्रिटिक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमें उसमें नहीं ध्यान देना है। एक न्यूज़पेपर का काम है, दे आर द वॉइस ऑफ द इन अ डेमोक्रेसी, दे विल स्पीक द वे दे वांट इट टू बी। लेकिन मेरा ये कहना है, द वायर मैगजीन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक सेक्शन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी द वायर, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको भी आप देख सकते हैं। योजना मैगजीन इज नॉन नेगोशिएबल, पढ़ना ही है, क्योंकि अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप जीएस पेपर 3 में या ओवरऑल यूपीएससी के किसी भी पेपर में आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। योजना इज अ कंसोलिडेटेड मैगजीन इन इटसेल्फ। कुरुक्षेत्र की अगर बात बोले तो मैं कुरुक्षेत्र कोई मैंडेटरी नहीं है, बिकॉज योजना इज सफिशिएंट। कुरुक्षेत्र इज प्राइमरली फोकस्ड टुवर्ड्स एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, फार्मर्स के लिए नहीं, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को फोकस करता है, एग्रीकल्चर सेंट्रिक मैगजीन है। सो आई वोंट सजेस्ट टू यू टू स्पेंड योर टाइम रीडिंग कुरुक्षेत्र, रीड योजना एंड देन डाउन टू अर्थ मैगजीन। डाउन टू अर्थ मैगजीन को अभी तक ट्रेंड्स नहीं आया है, हम अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पा रहे, बट आई विल सजेस्ट यू कि अगर आपने डाउन टू अर्थ मैगजीन पढ़ना शुरू किया तो इट विल नॉट ओनली हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, इट विल हेल्प यू इन ऑलमोस्ट एवरी डायमेंशन ऑफ यूपीएससी एग्जाम, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 एंड एसए, इंटरनेशनल रिलेशन, हर एक डायमेंशन में डाउन टू अर्थ मैगजीन का आर्टिकल आपको काम में आएगा। सो ये 6 मैगजीन है, 5 मैगजीन है, नॉट कुरुक्षेत्र, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, द वायर, योजना एंड डाउन टू अर्थ। आई विल सजेस्ट यू टू मेक इट अ प्रायोरिटी लिस्ट। नाउ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को रात में सोने के पहले, आप बेड पे जाने के पहले आप ज़रूर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का वेबसाइट खोलिए और प्लीज़ पढ़ लीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाने की आदत डालिए। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसको अगर आपने डेली बेसिस पे याद करना शुरू कर दिया तो आपकी लाइफ क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी आपकी लाइफ? आपकी लाइफ हो जाएगी झिंगा लाला। टाटा स्काई का ऐड देखा है ना, लाइफ हो जाएगी झिंगा लाला अगर आपने पीआईबी को डेली बेसिस पे पढ़ना शुरू किया तो। आगे चलते हैं, द हिंदू का एक्सप्लेनर सीरीज और इसी तरीके से इंडियन एक्सप्रेस का भी एक्सप्लेनर सीरीज आता है। प्लीज, द हिंदू का एक्सप्लेनर सीरीज एंड इंडियन एक्सप्रेस का भी एक्सप्लेनर सीरीज, इन दोनों के आर्टिकल्स को, इन दोनों सेक्शंस को अगर आपने डेली बेसिस पे पढ़ना शुरू किया, आई कैन गारंटी यू दैट यू विल हैव अ डेप्थ एंड कमांड ऑन एनी टॉपिक दैट इज अ पार्ट ऑफ यूपीएससी एग्जाम। आगे चलते हैं, मैं बताऊंगा आपको कि ये न्यूज़ मैंने क्यों लिया, ये इमेज यहाँ इंटीग्रेट क्यों किया है। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा यूपीएससी के बच्चों का टेबल। कुछ ऐसा दिखता है, हमारे जो बहुत अच्छे डिसिप्लिन वाले जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनका स्टडी टेबल कुछ ऐसा ही दिखता है। बड़ी बड़ी किताबें, ढेर सारे स्पायरल बाइंडिंग, इंडिया का मैप तो पहले ही हम खरीदते हैं, लैंडलॉर्ड को बड़ा दिक्कत होता है जब हम ये सारे जो मैपिंग है इसको हम उखाड़ के ले जाते हैं या इसके चलते उनकी पेंटिंग खराब होती है। सो ये है आइडियल बच्चे का स्टडी रूम। कुछ ऐसा स्टडी रूम मेरा भी हुआ करता था, इससे बेहतर हुआ करता था और इससे ज़्यादा बुक्स थी मेरे पास, लेकिन ज़्यादा बुक्स का मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हो जाएंगे आप। व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज डिसिप्लिन। सो ये कुछ आपको मोटिवेशन के लिए मैंने यूज़ किया, शायद आपका भी कमरा ऐसा होगा ना। ये एक आइडियल यूपीएससी एस्पिरेंट का जो है कैरेक्टर है, ठीक है। देखिए स्ट्रेस मार्क जो होंगे आपके फोरहेड पे आ जाएंगे, ठीक है। रिसीडिंग हेयर लाइन, लोग कहेंगे कि जिनके बाल नहीं होते वो बड़े बुद्धिमान टाइप के लोग होते हैं, लेकिन यहाँ तो बाल ख़त्म होने लगते हैं, हेयर फॉल होने लगता है क्योंकि इतना प्रेशर होता है। सच अ बियर्डो, आपकी दाढ़ी बढ़ाती है, आप साधु महात्मा बाबा रामदेव की तरह दिखने लगते हैं। चाय का चस्का जो लगता है वो पूछिए मत, चाय और सुट्टा, चाय की जो तलब लगती है वो पूछिए मत, चाय पे चाय, चाय पे चाय और चाय पे चर्चा होती रहती है। आपके हाथ में ऐसा न्यूज़पेपर दिखेगा, ऑलमोस्ट निकलती टोन, थोड़े से लगातार बैठने के चलते यू मे ग्रो फैटर, और हवाई चप्पल। और ये नज़ारा आपको मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में शाम के समय बिल्कुल दिख जाएगा, फ्लोटर्स पहने हुए, लोअर टी शर्ट पहने हुए, और इवनिंग में ऐसे एस्पिरेंट्स दिख जाएंगे। मैंने थोड़ा सा आपको हंसाने के लिए ये इमेज ऐड किया है सो दैट यू कैन एंजॉय द सेशन, क्योंकि सेशन लंबा होने वाला है।
नाउ एस्पिरेंट सीरीज आपने देखा है या नहीं देखा है? हैव यू सीन द एस्पिरेंट सीरीज? अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सबका, ये है मिस्टर गुरी, ये है एसके सर, ये है संदीप भैया और ये है अभिलाष, और इसकी एक कैंडिडेट है धैर्य। धैर्य का इसमें मैंने इमेज ऐड नहीं किया है, बट आई विल सजेस्ट यू कि प्लीज़ एस्पिरेंट सीरीज को ज़रूर देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छा है, एक दिन में देखने की कोशिश मत कीजिएगा, बट आई विल रिकमेंड यू टू वॉच द एस्पिरेंट सीरीज। गिव मी वन मोमेंट, लेट मी टेक अ ग्लास ऑफ वाटर। अब शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। What's your why? When you know why you do what you do, even the toughest days become easier. Know your why. क्यों? क्यों पढ़ना है न्यूज़पेपर? कितना पढ़ना है? क्या आप न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ना चाहते हैं कि किसी ने बोला है कि यूपीएससी क्वालिफाई करना है तो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को तो मान ही लो, गीता कुरान कलमा की तरह है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, अपने दिल से पूछिए, व्हाई डू वांट टू डू इट? ये जो नॉलेज आप गेन करने जा रहे हैं वो किस काम में आने वाला है? यू जस्ट डू, क्या आप कैजुअल रीडिंग करके एक कोरम पूरा करना चाहते हैं कि न्यूज़पेपर आज मैंने पढ़ लिया? दैट विल नॉट सर्व द पर्पस। सो नो योर व्हाई आर यू गोइंग टू डू इट? व्हाई डू यू वांट टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज? क्योंकि ये पर्पस का क्लियर होना ज़रूरी है। कई बार बच्चे बर्न आउट हो जाते हैं, कई बार डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, कई बार एक झटके के बाद वो अपना एग्जामिनेशन छोड़ देते हैं बिकॉज दे डू नॉट नो व्हाट इज़ देयर पर्पस। सो नो योर पर्पस। थोड़ा सा मोटिवेशन का लेक्चर दे दिया मैंने और उसको आगे समझाता हूँ। एटीट्यूड इज एवरीथिंग, द स्टोरी ऑफ 3 ब्रिक लेयर्स। ये कहानी मैं हर एक क्लास में समझाता हूँ। 3 मजदूर काम कर रहे थे और तीनों ईंटों की चिनाई कर रहे थे। चिनाई का मतलब ईंट को जोड़ना होता है सीमेंट के साथ। वहाँ से एक जाने वाले एक बंदे ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? पहले वाले ने जवाब दिया, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, हम दीवार बना रहे हैं। दूसरे ने बोला कि दूसरे से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? तो दूसरे मजदूर ने बोला कि मैं सीढ़ियाँ बना रहा हूँ, मैं दीवार बना रहा हूँ क्योंकि मुझे काम करना है और ये मेरा काम है। एंड ही वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी विद दिस वर्क। वो पसीने पोंछते हुए, बहुत झिझकते हुए, झुंझलाते हुए ये जवाब दे रहा था। फिर तीसरे मजदूर से भी वही क्वेश्चन पूछा, आप क्या कर रहे हैं? तो तीसरे मजदूर का कहना था, मैं एक बहुत खूबसूरत सा घर बना रहा हूँ जिसमें लोग रह पाएंगे, लोग बारिश के दिनों में अपने घरों में बैठेंगे और घर में बैठ के आराम से अपनी फैमिली के साथ समय बिता पाएंगे। सो लेबर तीनों ही थे, मजदूर तीनों ही थे, तीनों ही ईंट की चिनाई कर रहे थे, लेकिन हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग था। यही होता है जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर पढ़ते समय हम सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है। कुछ लोग बस फॉर द सेक ऑफ न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए या अपने नॉलेज का ढिंढोरा पीटने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। दैट इज आई नो दिस मच। वो आपने सुना होगा ना पाताल लोक का डायलॉग कि कभी कभार तो अपन को लगता है कि मैं ही भगवान है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का फेमस डायलॉग है कि कभी कभार तो अपन को लगता है कि मैं ही भगवान है। बट दैट इज नॉट द ट्रूथ। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, पहले क्वेश्चन में मैंने पूछा था नो योर व्हाई। आप जो कुछ भी करने जा रहे हैं एक बार पूछिए कि आप क्यों कर रहे हैं। जब आपका पर्पस क्लियर हो जाएगा, कोई भी चीज़ आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। द सेकेंड वन इज एटीट्यूड। आप उस न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ रहे हैं? क्या आप उस न्यूज़पेपर को ऐसे पढ़ रहे हैं कि ये न्यूज़पेपर आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा, एक काबिल इंसान बनाएगा? देश दुनिया के बारे में जानना आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन ही देश बदल सकता है। एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन, एक एजुकेटेड, नॉट नेसेसरली, बट एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन ही एक देश को बदल सकता है। अ वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन इज एन एसेट फॉर अ कंट्री, फॉर अ स्टेट, फॉर अ नेशन, फॉर अ सोसाइटी। अगर ये आपका पर्पस है तो आपको कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ने में कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। आगे चलते हैं। स्मॉल टाउन बॉय। कुछ मैं भी इसी तरीके से दिखता था, चंपू जैसे, जब मैं अपने होम टाउन से दिल्ली आया था। जब मैंने अपना प्रिपरेशन करना शुरू किया तो मुझे इंग्लिश बोलने तो आता था, लेकिन मैं यूपीएससी के जो सब्जेक्ट थे उनके लैंग्वेजेस नहीं आते थे। फॉर एग्जांपल मेरा हिंदी मीडियम स्कूल था, तो वहाँ पे मैंने इक्वेटर को भूमध्य रेखा, कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न को विषुवत रेखा और कर्क रेखा पढ़ा था।
यूपीएससी कोचिंग में जैसे ही मैंने पहला दिन मेरा था, और मैं डर गया था क्योंकि आई वॉज लैकिंग लैंग्वेज कॉम्पिटेंस। मेरी वोकेबलरी अच्छी नहीं थी, मेरा एक्सप्रेशन अच्छा नहीं था, मेरा लैंग्वेज अच्छा नहीं था, और एंड आई वॉज लैकिंग मल्टीपल थिंग्स। सो आई वॉज अ स्मॉल टाउन बॉय और मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। इनफैक्ट मैं कोचिंग सिर्फ 10 दिनों के लिए गया, बट एक चीज़ की खुशी है कि बीइंग ए स्मॉल टाउन बॉय मेरे लिए हर एक मौका एक अपॉर्चुनिटी की तरह था। आई वॉन्टेड टू इम्प्रूव माई सेल्फ, आई वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश कम्युनिकेशन, I wanted my expression to be the best. I wanted to improve my writing skills. I wanted to do something which can make me feel proud. That was my purpose. And that's because of that reason. वो मेरा पर्पस क्लियर था, वो मेरा वाई क्लियर था कि मुझे शायद लाइफ में इतना मौका, इतना अच्छा मौका नहीं मिलेगा अपने आप को इम्प्रूव करने का, अपने आप को डेकोरेट करने का, अपने आप को एक वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनाने का. सो माई पर्पज वॉज क्लियर. येस, I wanted to become an IPS officer. Indian Police Service was my, deep-rooted desire to become a part of IPS. But at the same time, मैंने इस एग्जामिनेशन को अपना प्रेस्टीज इशू नहीं बनाया था. I wanted to prepare for this examination and I enjoyed thoroughly, और आज भी मैं enjoy करता हूँ अपने पूरे प्रिपरेशन को. तो एक small town boy के लिए एक great opportunity थी. I wanted to study as much as I could. I wanted to read as many newspapers as I could. And I used to enjoy कि मुझे ये चीज़ें तो पता ही नहीं थी. I developed my communication, I developed my personality, I developed my dressing sense, I developed my writing skill, I developed everything about myself. So this is the story of a caterpillar. This is the story of a small town boy like me. So मैं आपको फिर से बोलता हूँ कि आपका पर्पस क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है. अगर ये क्लियर है तो I can assure you that you will never be tired of UPSC preparation. This is not an examination for UPSC. This UPSC examination will prepare you for life. आगे चलते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं. अगर हम ट्रेंड एनालिसिस की बात करें तो 2019 के एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चंस थे. करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चंस थे 2019 में. 2020 में आपके करंट अफेयर्स से जो थे देवर 7 क्वेश्चंस ओनली. 2021 में अगर करंट अफेयर्स को देखेंगे तो 2021 में करंट अफेयर्स 16 and 2022 में once again current affairs 15. So on an average सिर्फ 2020 को छोड़ के at least we were getting 15 questions per year. 15 questions का मतलब ये है 30 मार्क्स. अगर आपका हाईएस्ट मान लें कि 120 मार्क्स में आपका सिलेक्शन होता है तो सोच के देखिए ना कि 30 क्वेश्चंस आपके सिर्फ 30 मार्क्स सिर्फ आप यहाँ से गेन कर सकते हैं if you just read newspaper on a daily basis with the right approach and orientation. आपको नॉलेज नहीं लेना है, आपको उस नॉलेज के एप्लीकेशन को समझना है. किसको समझना है? उस नॉलेज के एप्लीकेशन को. उसके बाद से 2021 में फिर 16 क्वेश्चन रहे, 2022 में 15 क्वेश्चंस. अब यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के कुछ क्वेश्चन से आपको रूबरू कराते हैं. एक बार देखते हैं. गुजरात हैज़ द लार्जेस्ट सोलर पार्क. ये क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने क्वेश्चंस को रैंडमली सेलेक्ट कर लिया है. वॉच वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पार्क एट इन भाडला, गुजरात, इंडिया. 12th of September 2021 को ये क्वेश्चन, ये आर्टिकल आया हुआ था और न्यूज़पेपर में इसको इस आर्टिकल को क्वेश्चन बना दिया यूपीएससी ने. Now, which of the following best describe the greenwashing? Yes, calling out the greenwashing trend. That was a part of newspaper. Now consider India Sanitation Coalition is a platform to promote sustainable sanitation as funded by Government of India and the World Health Organization. Yes, we had it in Indian Express. With reference to non-fungible tokens, consider the following statement. और ये explainer series का हिस्सा था. NFTs are hot, so what are they? Then Miyawaki method. Miyawaki method was a current affairs matter in 2020 और 21. इस बार यूपीएससी ने 2 क्वेश्चन 2 साल पहले के लिए पूछ लिए. मियावाकी वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर, मतलब पिछले 2 साल पहले 2020-21 में मियावाकी फॉरेस्ट के बारे में बहुत बातें हो रही थी, बट इसमें 2 क्वेश्चन यूपीएससी ने 2 साल पहले का पूछा है. नेक्स्ट इज बायोरॉक टेक्नोलॉजी. Because of global warming and because of coral bleaching, government has initiated this process of biorock technology. और ये Gulf of Mannar में already practice कर रहा है. Government has already launched an operation of biorock technology so that we can help corals
to recover. Next, which one of the following lakes of West Africa has become dry and turned into desert? Lake Victoria, Lake Facubine, Lake Oguta and Lake Volta. और ये आपके द वायर सीरीज का आर्टिकल था. ये द वायर सीरीज का आर्टिकल था which was clearly mentioned. The climate change and the great displacer. If the trajectory of high greenhouse gas emission and unequal development continues unchallenged, an average of 170 million people across 6 regions will be subjected to internal migration. और ये आर्टिकल यहाँ से लिया गया है. Then PM Modi launches आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एंड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का क्वेश्चन आपके सामने है. Chad becomes first country to ask for debt overhaul under G20 common framework. इस बार IMF से related 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं because due to कोविड पैंडेमिक बहुत सी कंट्रीज अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज ruin हो रहे थे एंड बहुत सी कंट्रीज थी दे वर मूविंग टूवर्ड्स बैंक्रप्सी and a complete economic collapse. In that situation, they approach International Monetary Fund and World Bank. So इसके चलते 2-3 questions आपके IMF और वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशन से आए हैं. उसमें से ये है रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी. ये आर्टिकल भी IMF से रिलेटेड है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. Now, the Prime Minister recently inaugurated the new circuit house near Somnath Temple at Veraval. Which of the following statement are correct regarding Somnath Temple? Now, ये आपका डायरेक्ट ये न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट था. दिस वॉज अ पार्ट ऑफ न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट. मैं ये सजेशन दूंगा कि गवर्नमेंट के जितने भी एडवर्टीजमेंट्स हैं उसको आप इग्नोर ना किया करें. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और वो गवर्नमेंट का पब्लिसिटी का एक तरीका है to let the people know that what the government has done and what the government is going to do. So मेरा सजेशन ये है कि जब भी आपके पास न्यूज़पेपर का कोई एडवर्टीजमेंट आए तो प्लीज़ उसको एक बार देख लिया कीजिए. चलिए आगे चलते हैं. With reference to Gucci, sometimes mentioned in the news, ये Gucci के पर्स और वॉलेट्स नहीं है, ये Gucci इस मशरूम के बारे में बात कर रहे हैं जो कि इतना महंगा है कि पूछे, मैं तो सोचता भी नहीं इसके बारे में. सो ये GI टैग सॉट फॉर इंडियाज कॉस्टलीस्ट मशरूम ये जम्मू कश्मीर एरिया में आपको मिलेगा एंड इट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 80,000 to 1 lakh rupees per kg. सो इफ़ यू कैन अफोर्ड गो एंड एन्जॉय गुची मशरूम. और अगर आप इन्जॉय करते हैं तो थोड़ा मुझे भी बताइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा रहा इसका टेस्ट. नाउ विद रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, ये मैटर बार बार आ रहा था क्योंकि साउथ चाइना डिस्प्यूट के चलते यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज ये भी न्यूज़ में था. और 9 डैश लाइन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछे गए थे सेनकाकू आइलैंड से. सो ये सारा दोनों आर्टिकल बैक टू बैक एक रिलेटेड है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज एंड दिस वन चाइनाज 9 डैश लाइन जिसमें सेनकाकू आइलैंड के बारे में पूछा गया है. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज, अब चलते हैं यूपीएससी मेंस की तरफ. यूपीएससी मेंस के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं. वो क्यों दिखा रहा हूं मैं, ताकि मैं आपको बता सकूं कि यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स में दोनों ही लेवल पे न्यूज़पेपर आपको हेल्प करता है. चलिए जीएस पेपर 1 में क्वेश्चंस देखते हैं. डिस्कस द मीनिंग ऑफ कलर कोडेड वेदर वार्निंग्स फॉर साइक्लोन प्रोन एरियाज गिवन बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. सो क्या मतलब है कलर कोडेड वार्निंग वेदर वार्निंग का, इसका मतलब क्या है? आप अगर देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि आज मॉर्निंग में भी एवरी डे दिस न्यूज़ इज कमिंग दिस न्यूज़ इज कमिंग अबाउट द कलर कोडेड वार्निंग और स्मॉग पॉल्यूशन के बारे में आप सुन रहे होंगे, या दिल्ली में ऑड इवन फार्मूला के बारे में, या PM 2.5 पार्टिकल्स. और अभी दीपावली आज ही है तो दीपावली में इंस्ट्रक्शंस बनाए गए हैं कि दिवाली में कोई भी पटाखे नहीं जलाएगा क्योंकि उससे एयर पॉल्यूशन होगा और दिस एयर पॉल्यूशन कैन बिकम वेरी सीवियर. सो कलर कोडेड वेदर वार्निंग्स फॉर, अच्छा आई एम सो सॉरी, ये वेदर साइक्लोन वार्निंग के लिए है. और आज आपके उड़ीसा कोस्ट पे साइक्लोन पहुंचने वाला है और पहुंच गया है. उड़ीसा कोस्ट पे साइक्लोन पहुंचने वाला है. वेदर वार्निंग में साइक्लोन के बारे में बोला गया है, बट इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हर जगह के दिल्ली के वेदर के लिए ऑल ओवर इंडिया के वेदर का फोरकास्टिंग भी करता है और कलर कोडेड वार्निंग रिलीज किए जाते हैं जो कि किसी एरिया के पॉल्यूशन लेवल को बताते हैं. एक्सप्लोर एंड इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन फैमिली रिलेशंस. तो ये आर्टिकल कहीं भी आपको किसी भी कोचिंग मटेरियल में नहीं मिलेगा.
ये कहाँ मिलेगा? अगर आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, रिसर्च पेपर नहीं पढ़ते हैं, सर्वेज के बारे में नहीं पढ़ते हैं, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे. आई कैन बेट अबाउट इट. ओके, एक्सप्लोर एंड इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन फैमिली रिलेशंस. अब ये कीवर्ड हमारे सामने आया था. उस कीवर्ड में एक वर्ड था शैडो पैंडेमिक. शैडो पैंडेमिक. शैडो पैंडेमिक का मतलब ये है कि पैंडेमिक के आड़ में क्या क्या चीज़ें थी जो हमें दिखाई नहीं दे रही थी. उसमें था वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, रेप एंड मॉलेस्टेशन के भी केसेस बढ़े, बट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन रोज टू अ वेरी हाई लेवल. सो पूछा गया है एक्सप्लोर एंड इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑन फैमिली रिलेशंस. नेक्स्ट इज पेपर 2 में आते हैं. The most significant achievement of modern law in India is the constitutionalization of environment problems by the Supreme Court. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है that environment के मुद्दे को लेके सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप लिया है. नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को क्यों बनाया गया? What was the purpose of creating National Green Tribunal? To deliver environmental justice. Environmental justice. क्या आपके फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 में राइट टू लिव एंड राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, क्या आर्टिकल 21 में राइट टू क्लीन एयर आपका फंडामेंटल राइट होगा? राइट टू लिव विद डिग्निटी, बट ऑब्वियसली एक फंडामेंटल राइट ही है. तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इन इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बाय द सुप्रीम कोर्ट. अगर आप पिछले कुछ सालों के डिसीजन को, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को देखेंगे या नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के जजमेंट्स को देखेंगे, अभी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने 500 करोड़ का पेनल्टी इम्पोज किया है केरला गवर्नमेंट की एक बॉडी पे. सो दिस इज द क्वेश्चन. लेकिन बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया कि इसका क्या मतलब है. नाउ द गति शक्ति योजना ये आपके बजट 2022-23 का हिस्सा था. गति शक्ति योजना नीड्स मेटिकुलस कोऑर्डिनेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर टू अचीव द गोल ऑफ कनेक्टिविटी. क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ पार्ट ऑफ योर यूपीएससी सिलेबस, जीएस पेपर 3. और इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन भी बनाया है. उसके अलावा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन भी बनाया है. इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर विजन 2025 भी गवर्नमेंट ने बनाया है. क्यों बनाया है? बिकॉज गवर्नमेंट इज गिविंग अ मैसिव पुश टुवर्ड्स infrastructure development, because it is said that government is in Asia there is an infrastructure deficit. अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को देख लेंगे तो वहाँ तो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है. If you talk about look east and act east policy, you have to pay attention to the infrastructure. If you say that India is going to be a $5 trillion economy, you have to ensure that you are investing at least $2 to $3 trillion in infrastructure. So this is what the question is. India is an old age friend of Sri Lanka. Discuss India's role in recent crisis in Sri Lanka in the light of the preceding statement. इंडिया श्रीलंका का फ्रेंड रहा है, लेकिन इंडिया का क्या रोल होगा श्रीलंका के इस क्राइसिस में? ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स के लेवल पे भी पूछा गया है, आपके मेंस के लेवल पे भी पूछा गया है, और इंटरव्यू के लेवल पे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. Discuss the essential condition for the exercise of the legislative powers by governor. Discuss the legality of promulgation of ordinances by the governor without placing them before the legislature. So बहुत से states में अगर जो opposition ruling state है तो वहाँ पे governor has become a bone of contention there is a conflict and there is a friction between the governor and the democratically elected chief minister. चाहे वो अरविंद केजरीवाल या विनय कुमार सक्सेना के बारे में बात करें, या भगत सिंह कोश्यारी के बारे में बात करें, या बनवारी लाल पुरोहित के बारे में बात करें, या पास्ट में किरण बेदी के बारे में बात करें. सो ये आर्टिकल क्यों पूछे जा रहे हैं? क्योंकि लगातार गवर्नर के रोल को लेके क्रिटिसिज्म हो रहा है. गवर्नर इज ओवरस्टेपिंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन, ये पूछा जा रहा है. अभी आपके जगदीप धनखड़ जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं, ही क्रिएटेड अ मैसिव डिस्टर्बेंस. देयर वाज अ कांस्टेंट बाइकरिंग एंड फाइटिंग बिटवीन ममता बनर्जी सरकार एंड जगदीप धनखड़ एज अ गवर्नर.
सो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी न्यूज़पेपर में आ रहा है, लगातार आ रहा है, उसके बारे में एक समरी बना के रख लेनी है एटलीस्ट इन 250 वर्ड्स. How will I2U2 India, Israel, UAE and USA grouping to transform India's position in global politics? Now the question is, ये चारों कंट्रीज का कॉमन एजेंडा क्या है? Israel, US, India and UAE. Why they will collaborate with each other? Commonality क्या है दोनों के बीच में? Why will they come together to make a formidable force and why will they make India, to have a pole position in geopolitics? So ये आर्टिकल लगातार आ रहा है. Clean energy is the order of the day. Describe briefly India's changing policy towards climate change in various international fora and in the context of geopolitics. Yes, clean energy has taken a center stage. And Government of India has said that by 2070 we'll have 100% clean energy or something like that. I do not remember the data, to be frank, but clean energy की तरफ major push है and clean energy has taken a center stage on world forum. be it in World Economic Forum में या World Bank में या IMF, किसी के भी plenary session में ये discussion है. तो question आया आपके सामने. जनरल स्टडीज पेपर 3 के क्वेश्चंस को देखें. एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एंड ऑकरेंस ऑफ क्लाउड बर्स्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट. 2 रिसेंट एग्जांपल दीजिए. डू यू थिंक इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी? देखिए यहाँ पे भी रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पे जीएस पेपर 2 में पूछा गया है क्लीन एनर्जी, यानी कि आपको बार बार मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. आपको एक ही बार मेहनत करने की ज़रूरत है, बट दैट शुड बी इंटीग्रेटेड. जैसे कि जीएस पेपर 2 में सेम क्वेश्चन है क्लीन एनर्जी एंड जियोपॉलिटिक्स, और जीएस पेपर 3 का हिस्सा है क्लीन एनर्जी के बारे में. व्हाट डू यू थिंक दैट इंडिया विल बी एबल टू मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030? यस तो बताइए, नहीं तो भी बताइए. व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड वैक्सीन डेवलपमेंट? वैक्सीन डिप्लोमेसी याद है आपको? वैक्सीन डिप्लोमेसी इंडिया ने इनिशिएट किया और आपके सामने व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड वैक्सीन डेवलपमेंट, हाउ डू वैक्सीन्स वर्क. ये बातें की गई थी कि जब वैक्सीन बनेगा तो वैक्सीन विल बिकम अ पब्लिक गुड. जब हम वैक्सीन बनाते हैं तो क्या हम हर एक वैक्सीन को पब्लिक गुड्स की कैटेगरी में डालते हैं? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन कैसे होगा? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन, बहुत से क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आया क्यों. जीएस पेपर 4 में, एथिक्स के पेपर में करंट अफेयर्स कैसे हो सकता है? हुआ है महाराज. देखिए जीएस पेपर 4 के क्वेश्चंस को देखें. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गुड गवर्नेंस? How far recent initiative in terms of e-governance steps taken by state have helped the beneficiaries? Discuss with suitable example. गवर्नेंस का मतलब क्या है? गवर्नेंस का मतलब क्या है और गवर्नमेंट ने अभी मोदी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्या क्या कदम उठाए हैं जो गुड गवर्नेंस को प्रमोट करते हैं. नाउ रशिया एंड यूक्रेन वॉर हैज बीन गोइंग ऑन फॉर द लास्ट 7 months. Different countries have taken independent stand and action keeping in view their own national interest. We all are aware that war has its own impact on different aspects of society. Now, what are those ethical issues that are crucial to be considered while launching the war and its continuation? क्या है वो कौन कौन से ethical issues हैं which we need to keep in our mind when we talk about war before waging a war? So ethics के perspective से war के बारे में पूछा गया है. जनरली हम कलेक्ट करते रहते हैं. ये रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में पढ़ लिया, उसने आज वहाँ गोले दाग दिए, वहाँ पे 50 लोग को मार दिया, 100 लोग को मार दिया. जो कर्च स्ट्रेट पे जो ब्रिज था उसको तोड़ दिया गया है, मिसाइल लॉन्च किया है. व्लादिमीर पुतिन इज़ बैड और ही इज़ नॉट अ गुड मैन और ये तो वर्ल्ड वॉर करा ही देगा. ये क्वेश्चंस इमटेरियल हैं. यहाँ देखिए ना, एथिक्स में सीधा क्वेश्चन पूछ दिया, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द एथिकल इश्यूज दैट आर क्रूशियल टू बी कंसिडर्ड व्हाइल लॉन्चिंग द वॉर एंड इट्स कंटिन्यूएशन सो फार. सो ये रहा आपका प्रीलिम्स और मेंस का एक झलक जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है. प्रीलिम्स का डेटा भी आपके सामने रखा है, करंट अफेयर्स में कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इमेज के साथ इंटीग्रेशन भी किया है.
अब आगे चलते हैं, बात करते हैं कि एक न्यूज़पेपर को मैं कैसे पढ़ता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ उस तरीके से आप भी पढ़ें। इट्स नॉट नेसेसरी। इफ़ यू वांट टू स्टडी इन दैट वे, स्टडी। अगर आपका अपना स्टाइल है, प्लीज़ फॉलो इट। लेकिन मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि एक न्यूज़पेपर को इंटरेस्ट के साथ, इंजॉयमेंट के साथ कैसे पढ़ा जाए। चलिए शुरू करते हैं इंटरेस्ट और इंजॉयमेंट के साथ पढ़ने का सिलसिला। सबसे पहले मैं जो शुरू करता हूँ वो ये करता हूँ कि मैं जो भी न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ उसमें मैं उसके एप्लीकेशन पार्ट को देखता हूँ। आई ऑलवेज पे अटेंशन टू एप्लीकेशन पार्ट ऑफ दैट आर्टिकल। मैं न्यूज़, मेरे लिए नॉलेज इज़ नॉट पावर, इट्स एप्लीकेशन इज़ पावर। सो मैं किसी भी टॉपिक को लूँगा उसके एप्लीकेशन पार्ट को देखता हूँ। चलिए, बायोस्कोप क्या है? बायोस्कोप मैंने न्यूज़पेपर के उस सेक्शन का नाम दिया है जिसमें मैं ढेर सारे इमेजेस इंटीग्रेट करता हूँ। अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। यस, अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। एक पिक्चर को देख के आप शायद बहुत कुछ समझ जाते हैं। तो मैं न्यूज़पेपर्स में जो भी अच्छे आर्टिकल्स होते हैं, जो इमेजेस होते हैं, उसके नीचे कैप्शन होता है, जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, वो सब कुछ मैं इंजॉय करता हूँ, पढ़ता हूँ। बायोस्कोप में कुछ इमेजेस हैं जिसको मैं देख लेता हूँ, ये इमेजेस कहाँ की हो सकती हैं। दीवारों पे ये जो चित्रकारी है, ये देखिए, ये हमारे गांव घर का एक कॉमन सा एरिया है। दरवाजे कैसे हैं, पेंटिंग कैसे हुआ है, ये कौन सी पेंटिंग है, क्या ये झारखंड के बारे में, यहाँ एक मोर बना हुआ है और दरवाजे कितने सिंपल से हैं, ये कैसे लीपा गया है इसको, एंड व्हाट दिस मैन इज़ डूइंग। बहुत सी चीज़ें हैं जो समझता हूँ। ये बहुत पुरानी रघु राय जी की मूवी, रघु राय ने जो बहुत फेमस फोटोग्राफर हुआ करते थे, उन्होंने ये एयर कंडीशन एसी कंपार्टमेंट से उतरते हुए एक वेटर का फ़ोटो लिया था। तो आई इन्जॉय इमेजेस, क्योंकि उनको इन इमेजेस को एंजॉय करके मैं अपना कुछ 2-4 लाइन लिखने की कोशिश करता हूँ। दैट व्हाट दिस मैन माइट बी थिंकिंग, कैसा लग रहा है, ट्रेन ट्रैवलिंग के बारे में अपने एक्सपीरियंस। लुक एट दिस इमेज, ये इमेज मेरे दिल के बड़े करीब है। ऐसा इमेज आपने देखा होगा, बारिश हो रही है एंड देयर इज अ मदर विद द किड। लुक एट द आईज ऑफ दिस किड। सो दिस इज हाउ आई गेट कनेक्टेड पैशनेटली विद द न्यूज़पेपर, राइट? लुक एट देयर एक्सप्रेशंस। न्यूज़ इन फ्रेम्स, ये आर्टिकल भी मैं खूब पढ़ता हूँ। इन आर्टिकल्स को जनरली आप देखेंगे मंडे को ये न्यूज़पेपर में होते हैं। न्यूज़ इन फ्रेम्स का पर्पस क्या है? इसमें सोसाइटी से रिलेटेड ढेर सारे इमेजेस होते हैं और किसी टॉपिक को लेके ये न्यूज़ आता है। सो न्यूज़ इन फ्रेम्स को नोट कर लीजिएगा। ये बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल होता है द हिंदू का। देयर लाइज द रब। The Nilgiris have been a prominent supplier of eucalyptus oil used as an aromatic pain medication, but with the tree seen as destructive of biodiversity, the source may dry up soon. ये कहानी है यूकेलिप्टस की, जिसको हिंदी में हम सफ़ेदा बोलते हैं। सफ़ेदा बोलते हैं हिंदी में इसको। यूकेलिप्टस को एक इन्वायरमेंटल टेररिस्ट बोला जाता है, इसलिए क्योंकि एक यूकेलिप्टस के पेड़ में इनॉर्मस कैपेसिटी है किसको? वाटर को अब्जॉर्ब करने की। तो जहाँ कहीं भी यूकेलिप्टस का प्लांटेशन आप देखेंगे वहाँ पे आसपास के एरियाज में वाटर का लेवल नीचे हो जाएगा। इनके अंदर इतना वाटर अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, बहुत जल्दी ग्रो करते हैं एंड दे आर नॉट अ नेटिव स्पीशीज फ्रॉम इंडिया। सो मैं ये आर्टिकल लेता हूँ, इसमें बहुत से इमेजेस हैं। यहाँ औरतें काम कर रही हैं, ये यूकेलिप्टस के पेड़ को के पत्तों को कलेक्ट कर रही हैं। फिर इस यूकेलिप्टस के पत्तों को वेइंग किया जाता है और एक इस तरीके के बॉयलर में डाला जाता है। यहाँ पे बनाया जा रहा है यूकेलिप्टस, और इस तरीके से भट्टी में बनने के बाद यूकेलिप्टस का तेल इस तरीके से डिस्टिल्ड होता है और बहुत अच्छी खुशबू होती है। नाउ एक और इमेज लिया है मैंने, न्यूज़ इन द फ्रेम्स। ये है दशहरा के टाइम का, और इन इमेजेस को देखेंगे, इंडिया इज़ रियली अ मेल्टिंग पॉट ऑफ सिविलाइजेशन। तो मैं अपनी वोकैबुलरी और अपना एक्सप्रेशन इन इमेजेस के थ्रू स्ट्रेंथन करता हूँ। आई एम नॉट टेलिंग यू, आई एम नॉट आस्किंग यू टू फॉलो द सेम थिंग। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप फॉलो कर सकते हैं। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि आप जो कुछ भी करें, अगर आप उसको इंजॉय कर रहे हैं, देन यू विल नेवर बी टायर्ड ऑफ दिस। सो लुक एट दीज इमेजेस। In the likeness of the divine at the temple of Kulaksh, ये कुछ साउथ इंडियन नाम है, थुट्टुकुडी in Tamil Nadu, devotees dress up as divine being during Dasahara. India is all about emotion. India is a land of festivals. India is a melting pot of civilization. Look at these pictures, right? Lord Krishna, Lord Vishnu is sitting there, and this he seems to be one of the member of this entire Natak Mandali. And look at this man, and look at this avatar. यहाँ पे देखेंगे ये रिचुअल्स फॉलो किए जा रहे हैं।
यहाँ पे बिल्कुल सहस्त्रबाहु माँ खड़ी हैं और ये दशहरे का फेस्टिवल चल रहा है। यहाँ पे लोग बिल्कुल रमे हुए हैं, भक्ति में लीन हैं और ये देखिए ये भव्य रूप है माँ काली का। सो मैं इन इमेजेस को इंजॉय करता हूँ और अपने प्रिपरेशन से कभी बोर नहीं होता। आज भी आई रीड न्यूज़पेपर एज इफ इट वॉज माई फर्स्ट डे व्हेन आई वाज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, स्मॉल टाउन बॉय। सो इन्जॉय कीजिए इस प्रोसेस को। अब मैं आपको इंटीग्रेशन समझाने जा रहा हूँ। व्हाट इज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन। इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या है, चलिए इंटीग्रेटेड अप्रोच में आपको डाउन टू अर्थ मैगजीन का एग्जांपल देता हूँ। डाउन टू अर्थ मैगजीन को दिल से पढ़ना शुरू कीजिए। इट्स अ फ्री मैगजीन, वेबसाइट से जाके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं and it's a wonderful magazine. Now I'm going to tell you about the application part. Team, as I mentioned earlier, UPSC knowledge is not power, its application is. Knowledge is not power, its application is. और इसको मैं प्रूव करने जा रहा हूँ। Please note it down again. Knowledge is not power, its application is. So मैं आपको application का पार्ट समझाने जा रहा हूँ यहाँ आपके सामने। तो ये देखिए शुरू होता है डाउन टू अर्थ के आर्टिकल से। इस आर्टिकल में Wildlife and biodiversity. Vultures mostly forage outside protected areas. Conservation efforts should be focused there, urges the study. ये आर्टिकल अभी तमिलनाडु से रिलेटेड है और साउथ इंडिया, केरला, तमिलनाडु से प्राइमरली रिलेटेड है। बहुत से लोग इस आर्टिकल को पढ़ेंगे और एज इट इज ले लेंगे बिकॉज दे बिलीव इन नॉलेज, बट नॉलेज के एप्लीकेशन को समझना है। इस तरीके के आर्टिकल्स में प्रीलिम्स से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चलिए इंटीग्रेशन पार्ट को देखते हैं। डाइक्लोफिनैक डिबैकल। डाइक्लोफिनैक इज एन एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जो यूज किया जाता था, बिकॉज ऑफ विच 2019 में एटलीस्ट 98% तक वल्चर्स का पॉपुलेशन वाइप आउट, नॉट 2019, 2014-15 में 98% वल्चर पॉपुलेशन वाज कंप्लीटली वाइप्ड आउट। और ये 2012 के यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन, 2012 या 13 के यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन था। सो पहले मैंने पास्ट में झांका, ये आपका बैकवर्ड लिंकेजेस हैं। अब मैं फॉरवर्ड लिंकेजेस करता हूँ। पहले मैंने फूड वेब में वल्चर का पोजीशन देखा कि क्या ये एपेक्स प्रेडेटर है, प्रेडेटर नहीं है, बट ये लास्ट रेंज ऑफ स्कैवेंजर है। ये लास्ट रेंज यानी दे आर द एपेक्स स्कैवेंजर्स। ये इन्वायरमेंट में जो कुछ भी डीके हो रहा है, डेड है, उन सब को ये कंज्यूम करते हैं एंड दे आर द क्लीन अप एजेंट। दे आर द क्लीन अप एजेंट इन एन इन्वायरमेंट। सो आप समझ सकते हैं कि अगर ये क्लीन अप एजेंट अगर कहीं से कोलैप्स हो जाए तो कितना बड़ा नुकसान होगा। दे मेंटेन द इन्वायरमेंट। तो मैंने इनके फूड वेब में इसके लेवल को समझने की कोशिश की है। देन हर तरीके से समझा है कि एक फूड वेब में, एक फूड चेन में इनका क्या रोल है, कहाँ खड़े हैं ये। इससे इंपॉर्टेंस पता चलता है कि ये लास्ट रेंज है, लास्ट स्टैंडर्ड, लास्ट क्रीचर्स टू क्लीन अप द इन्वायरमेंट। चाहे वो बैबून मरे, लेपर्ड मरे, इम्पाला मरे, कोई भी मरे, बट दे आर द क्लीन अप एजेंट। नाउ उसके बाद से हमने इंडिया में जितने भी वल्चर्स हैं सबका स्टेटस लिया है, कहाँ से? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर से मैंने इंडिया के जितने भी वाइट रम्प्ड वल्चर, इंडियन लॉन्ग बिल्ड वल्चर, बियर्डेड वल्चर, सैनरस वल्चर, यूरेशियन ग्रिफॉन, इन सारे वल्चर्स का मैंने IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर से मैंने उसका एप्लीकेशन पार्ट समझा है। ये इनके IUCN के स्टेटस हैं कि कौन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कौन क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, कौन थ्रेटन नहीं है, कौन थ्रेटन है, कौन लीस्ट कंसर्न्ड है। सो दिस इज द एप्लीकेशन पार्ट। टीम, आई होप इट इज क्लियर। जनरली हम वल्चर्स के बारे में ये न्यूज़ लेंगे और कॉमन कैजुअल तरीके से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है इन्वायरमेंट में, फूड वेब में ये कहाँ खड़े होते हैं, इनका IUCN में लिस्ट क्या है, स्टेटस क्या है, क्या ये इंडिया के कौन कौन से पार्ट में पाए जाते हैं और इंडिया में कितनी स्पीशीज पाई जाती हैं इन वल्चर्स की। सो इस तरीके से ये एप्लीकेशन पार्ट है। लेट मी शो यू अनदर एग्जांपल नाउ। नाउ आयरनी जस्ट डाइड। कोका-कोला अमंग बिगेस्ट ग्लोबल पॉल्यूटर इज गोइंग टू स्पॉन्सर COP27। कोका-कोला जिसको वर्ल्ड का बिगेस्ट पॉल्यूटर माना जाता है वो COP27 का स्पॉन्सरशिप ले रहा है। Activists
And commentators have called Coca-Cola's sponsorship for the world's biggest climate summit a greenwashing exercise. Team, please pay attention. ग्रीन वॉशिंग एक्सरसाइज आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में 2022 में ये टर्मिनोलॉजी पूछा जा चुका है. व्हाट इज ग्रीन वॉशिंग? एंड दिस इज हियर. ग्रीन वॉशिंग का मतलब ये है दैट फ्रॉम द सर्फेस यू टेल दैट योर प्रोडक्ट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, बट इन रियलिटी दैट इज नॉट. तो यू आर लाइंग एंड यू आर बिफूलिंग द कस्टमर. सो क्लाइमेट चेंज में जरा देखते हैं अब इसमें क्या करेंगे. तो मैंने क्या किया कि झट से ये देखा कि इसका ये सारा का सारा जो फंक्शन है वो कहाँ पे हो रहा है. राइट. सो एक बार ज़रा हम देखते हैं. ये पूरा का पूरा मैप हमने देखा और पूरे मैप को समझने की कोशिश की कि ये जहाँ कहीं भी स्पॉन्सरशिप हो रहा है वहाँ पे हमने उस लोकेशन को मैप किया कि ये कहाँ पे है. ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, ठीक है, अज़रबैजान, आर्मेनिया, कुवैत, बहरीन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतार, ओमान, ये सब कुछ हमने मैप कर लिया. ठीक है, हमने सब कुछ मैप कर लिया कि देखिए तो लोकेशन क्या है, क्योंकि आपको किसी चीज़ को याद रखने के लिए एक बहाने की ज़रूरत है. यू हैव टू क्रिएट एन इमेजरी. अगर वो इमेज क्रिएट नहीं होगा तो आपका ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को याद नहीं रखेगा. Climate tipping points could lock in unstoppable changes to the planet. How close are they? Small patches of Amazon and northern forest might tip and transition to a savanna-like state first. ये आर्टिकल लिया गया है जो भी वर्ल्ड लेवल पे फायर के इंसिडेंसेस लगातार हो रहे हैं उसके लिए, उसके चलते ये आर्टिकल लिया गया है. नाउ लेट्स लुक एट द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. ये जितना भी रेड में एरिया दिख रहा है आपको, दे आर द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. तो हमें इस न्यूज़ से मतलब नहीं है, हमें इस न्यूज़ के एप्लीकेशन से मतलब है. ठीक है, लुक एट दिस एरिया. रॉकीज एंड एंडीज़ का एरिया देखिए, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया का वेस्टर्न घाट्स हो गया है, ये अफ्रीकन एरियाज़ हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है. बट एट द सेम टाइम ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड ड्यू टू एक्सट्रीम हीट इंसिडेंसेस, इन सारे एरियाज़ का जो बायोडाइवर्सिटी है दैट मे बी वाइप्ड आउट, या फिर इनमें आग लग सकती है. अभी इंडिया में देखेंगे, वर्ल्ड में देखेंगे, ये जो एरियाज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं उन सब एरिया में फायर इंसिडेंसेस देखने को मिले हैं. फायर इंसिडेंसेस देखने को मिले हैं ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, बांदीपुर नागरहोल टाइगर रिजर्व, साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों में, अफ्रीका में और साइबेरियन एरिया में भी आपको फायर इंसिडेंसेस देखने को मिले हैं. वर्ल्ड ग्रैपलिंग विद मैसिव फायर्स. कनाडा, यूएस, पोर्टुगल, साउथ अमेरिका, ग्रीस, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, रोमानिया एंड इटली. इनमें से बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे जो कि बहुत ही टेम्परेट क्लाइमेट में लोकेटेड हैं, बट फायर इंसिडेंसेस जिस तरीके से हो रहे हैं ऐसा लगता है दैट वी हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वर्ल्ड वाइड. सो मैंने जहाँ कहीं अगर मुझे एक बोरिंग सा टॉपिक लगता है तो मैं वहाँ पे उसका बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज क्रिएट करता हूँ. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देख लिए, फायर इंसिडेंसेस देख लिए, वर्ल्ड ग्रैपलिंग विद मैसिव फायर्स, अमेज़न को प्लैनेट का लंग्स क्यों कहा जाता है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट हैं जो बर्न अप हो रहे हैं. सो ये एक दूसरा आर्टिकल था जहाँ से मैंने आपको इंटीग्रेशन के बारे में बताया. यू डोंट नीड टू बी सेटिस्फाइड, यू कैन नॉट बी सेटिस्फाइड ओनली विद द इंफॉर्मेशन, ओनली विद द नॉलेज. नॉलेज से सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा, नॉलेज से आपका गेम कुछ भी नहीं होगा. आपको नॉलेज के एप्लीकेशन पार्ट को समझने की ज़रूरत है. नाउ द सेकेंड आर्टिकल, ये एडवर्टीजमेंट का पार्ट था. सोलर पावर फ्यूलिंग इंडियाज स्प्रिंट टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस. India's first 24/7 BESS based solar powered village Modhera Suryagram, dedicated to the nation by Shri Narendra Modi ji, Honorable Prime Minister. So मैंने इसको क्यों लिया, राइट? इसको क्यों लिया? पहली बात तो यह है कि ये गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, सैलेंट फीचर्स ऑफ द प्रोजेक्ट हमने ले लिया, राइट? उसके अलावा हमने कुछ और रिसर्च किया कि इंडिया में सोलर पावर का पोटेंशियल क्या है, क्योंकि क्लीन एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस, आपके 2 क्वेश्चंस रिन्यूएबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी से आ चुके हैं यूपीएससी मेंस 2022 में. अब इस एडवर्टीजमेंट को भी याद रखा, इस लोकेशन को भी याद रखा और उसके अलावा हमने इंडिया के सोलर पावर पोटेंशियल को भी देख लिया. एक चीज़ और भी देखा कि इंडिया में वर्ल्ड में वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच हैं, बिकॉज इंडिया established इंटरनेशनल सोलर अलायंस. इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मतलब यह है कि
इट्स अ कोलिशन ऑफ द गवर्नमेंट, कोलिशन ऑफ द कंट्रीज जो ट्रॉपिक्स के बीच में लोकेटेड हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और उसके बाद से हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन लिया और इसके बेसिक पॉइंट्स को नोट कर लिया। इससे क्या हुआ, मेरा फाउंडेशन बन गया। तो मैंने क्या किया, मैंने ये करंट अफेयर्स लिया और इसका बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज क्रिएट किया। सोलर पावर का पोटेंशियल क्या है, ट्रॉपिक्स के बीच में कौन कौन सी कंट्रीज पड़ती हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मैंडेट क्या है, टारगेट क्या है, जैसे 1000 गीगावाट सोलर जनरेशन कैपेसिटी ग्लोबली बाय 2030। नाउ थर्ड आर्टिकल, इसमें भी मैं आपको इसके एप्लीकेशन पार्ट को समझाऊंगा। 5G सर्विसेज रोल आउट टुडे, हाउ विल यू एक्सपीरियंस चेंज। 5G सर्विसेज रोल आउट हो चुकी हैं, ओके। हमें इसके एप्लीकेशन पार्ट को समझना है। ग्रांट रिजॉल्व फॉर विकसित भारत, लॉन्च ऑफ 5G सर्विसेज। यहाँ पे गवर्नमेंट के जो भी इनिशिएटिव हैं वो दिखाए गए हैं। ये एडवर्टीजमेंट का हिस्सा है, लेकिन हमारा पर्पस, हमारा इंटेंशन सिर्फ ये नहीं जाना कि 5G सर्विसेज लॉन्च कर दी गई। नो, यू डोंट नीड टू बी हैप्पी बिकॉज दैट इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन के एप्लीकेशन पार्ट को समझते हैं। यस, 5G technology brings very high speed mobile broadband with ultra accurate positioning। So वो कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे हम बेनिफिट ले सकते हैं। एग्रीकल्चर with real time transmission of data using internet of things, sensors, videos, control delivery of water, health, financial technologies, smart application, education, logistics, transport, disaster management and worker safety and industry 4.0। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इंडस्ट्री 4.0 क्या है। डिजास्टर मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड लाइफस्टॉक, हेल्थ, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, स्मार्ट एप्लीकेशन, ये वो एरियाज हैं जिसे हमें समझना है। हमें इनसे मतलब नहीं है, दिस इज जस्ट द नॉलेज, ये किसी के पास होगा, हमें इसके एप्लीकेशन पार्ट को समझना है। आई एम श्योर अब तक आपको समझ में आ चुका होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है 5G टेक्नोलॉजीज को लॉन्च करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट 2021-22 में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इस्टेब्लिश किया। इसका पर्पज़ ये है कि इंडिया में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। और इंफ्रास्ट्रक्चर किस किस फील्ड में, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, एयर कनेक्टिविटी, मेट्रो कनेक्टिविटी, अर्बन एंड स्लम डेवलपमेंट, delivery of 24/7 clean water, disaster resilient infrastructure, digital services, education, health and well-being and farmer income। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मैसिव कैंपेन लॉन्च किया है इंडिया में वंडरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का। सो इंफ्रास्ट्रक्चर विजन 2025, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, और उसी का हिस्सा है 5G टेक्नोलॉजीज। और 5G टेक्नोलॉजीज का यूटिलिटी पार्ट क्या है, एप्लीकेशन पार्ट क्या है, आगे चलते हैं। इसी का हिस्सा है पीएम गति शक्ति, जो प्रीलिम्स में पूछा गया था। गति शक्ति मास्टर प्लान है, वो हमने मैंने नोट्स में बना लिए कि मास्टर प्लान क्या है। नाउ ये हमारा तीसरा इंटीग्रेशन का तरीका था कि किस तरीके से न्यूज़पेपर को एक छोटे से आर्टिकल को लेके 360 डिग्री का व्यू डेवलप करना है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। आई विल डू व्हाट आई कैन फॉर यू to help you read the newspaper and understand newspaper in the right way। So एक एग्जाम्पल लिया मैंने, उसके बाद से एक और एग्जाम्पल है। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू लॉन्च डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन ई-रूपी ऑन 2 अगस्त। सो ये मैंने सैलिएंट फीचर्स के तौर पे ले लिया है। व्हाट इज ई-रूपी, ये द हिंदू का एक्सप्लेनर सीरीज है। So what is e-rupee? It's a digital voucher developed by National Payment Corporation Limited, NPCL से आ सकता है क्वेश्चन। Transferred directly to the mobile phone as an SMS, string or QR code, e-rupee users will be able to redeem the vouchers at the merchant accepting UPI e-prepaid vouchers। So आपको समझना होगा कि ये UPI के थ्रू कैसे काम करता है, टेक्नोलॉजी क्या है, इसका नोडल एजेंसी क्या है, इज दैट नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया या फिर RBI क्या है। तो वो सारा इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ से लिया है। नाउ एक बहुत ही बर्निंग इशू है जो बर्न हो रहा है, स्टबल बर्निंग का। ये भी एडवर्टीजमेंट में आया था, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, व्हाई बर्न स्टबल एंड टर्न इट इनटू ऐश व्हेन यू कैन सेल इट एंड अर्न कैश। Generate additional income by selling stubble to pellet plants run by farmer business और फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो ये आर्टिकल भी मैंने ले लिया ताकि गुड टू नो इन्फॉर्मेशन के तौर पे काम आए। इंडियन ज्योग्राफी मैपिंग फॉर यूपीएससी,
ये एक छोटा सा आर्टिकल आया हुआ था, ब्रिज लिंकिंग क्रीमिया टू रशिया टारगेटेड पार्शियल कोलैप्स डिसरप्ट की सप्लाई। ओके, दैट्स अ न्यूज, बट व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन? इस एप्लीकेशन का पार्ट क्या है देखते हैं। पहले हमने मैपिंग करी, ये क्रीमिया और ये है कर्च स्ट्रेट जो रशिया और क्रीमियन पेनिनसुला को कनेक्ट करता है। अनफॉर्चुनेटली दिस ब्रिज हैज बीन कोलैप्स्ड ड्यू टू अटैक। एक बार फिर से इस मैपिंग को हमने देख लिया। दिस इज कर्च ब्रिज which got destroyed, Crimea annexed by Russia, and Ukraine का invasion चल रहा है, Mariupol already devastated। यूक्रेन का फिर से देखा हमने, क्या किया, सिर्फ इस स्ट्रेच को नहीं देखा, सी ऑफ अजोव, क्रीमिया, ब्लैक सी, मॉरिपोल, रशिया, जितना भी एरिया हमारे सामने आ रहा है, वी आर कवरिंग। ओडेशा पोर्ट जहाँ से आफ्टर लॉन्ग टाइम ग्रेन इंपोर्ट किया गया, एक्सपोर्ट किया गया था, ओडेशा पोर्ट, इसको भी कवर कर लिया है रशिया ने। एंड मैपिंग पे ध्यान देना है, आपको एक बहाना चाहिए चीज़ों को याद रखने का। नेक्स्ट आर्टिकल इज 2 Palestinians shot dead during West Bank raid by Israeli troops, जेनिन। ये आर्टिकल आपके सामने है, छोटा सा आर्टिकल है, बट मेरा पर्पस क्या है, आई हैव नो आइडिया अबाउट हु दिस मैन वॉज, वाई ही वॉज किल्ड, मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने अपनी मैपिंग कर ली इसराइल की। इसराइल कैपिटल तेल अवीव, जेरूसलम, इसके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कौन कौन सी कंट्रीज हैं उनको हमने देख लिया, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में, क्योंकि ये यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो चुका था। सो क्लॉकवाइज की अगर बात बोलेंगे तो वी हैव सीरिया, इजराइल इज सराउंडेड बाय लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एंड इजिप्ट। क्लियर है टीम? सीरिया, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एंड इजिप्ट। एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया एंड लेबनान। इजराइल यहाँ पे है। सो इस तरीके से हम एक आर्टिकल को देख लेंगे। आप लैटिट्यूड पे कौन कौन सी कंट्री, फॉर एग्जांपल 35 डिग्री लैटिट्यूड पे आपका इजराइल है, लेबनान नहीं है, इजराइल है और सऊदी अरेबिया पड़ेगा, ठीक है। और इस तरीके से आपको मल्टीपल लेयर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएट करना है। एक बार पैलेस्टीन इजराइल देख लीजिएगा, एंड दिस एरिया इज नोन एज शिनाई पेनिनसुला। शिनाई पेनिनसुला जो 6 डेज वॉर में, 6 डेज वॉर में इसराइल ने कैप्चर कर लिया था और अभी भी इसके पोजीशन में है। एंड दिस इज सुएज कनाल, सुएज कनाल, दिस इज गल्फ ऑफ अकाबा। Israel's boundaries today: West Bank, Jerusalem, Gaza, Israel, Jordan, Syria, Golan Heights. This was a part of Syrian territory, but now it has been annexed by Israel. So आपसे पूछा जा सकता है कि गोलन हाइट्स को कौन कौन से एरियाज कवर करते हैं। तो गोलन हाइट्स जो है, गोलन हाइट्स हियर, गोलन हाइट was a part of Syria, but now it's a part of under control of Israel. तो गोलन हाइट्स को 4 कंट्रीज टच करती हैं, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन एंड वेस्ट बैंक। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नाउ एडिटोरियल सेक्शन में आते हैं। अ न्यू विजन फॉर ओल्ड एज केयर। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया इज गोइंग टू सरपास चाइना बाय 2030, और इंडिया के पास लगभग 20+% जो है बाय 2050 वी विल हैव अ सब्सटेंशियल पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड एज पीपल। नाउ मैंने इसको अंडरलाइन किया है और सिर्फ वो चीज़ निकालने की कोशिश की है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। As India becomes increasingly urbanized and families break up into smaller units, homes for elderly have sprung up. ये आर्टिकल, ये पहला सेंटेंस क्यों लिया, ताकि किसी भी क्वेश्चन के ओपनिंग के लिए मुझे मटेरियल मिल सके। नाउ इसमें जो भी है रेड, सिर्फ वही है जो हमें इंफॉर्मेशन में गैदर करना है। नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑल्सो कमिंग। एज इंडिया एजेस, कीपिंग एन आई ऑन एल्डरली। ये दोनों आर्टिकल एक ही हैं, लेकिन एक द हिंदू में लिखा गया और एक इंडियन एक्सप्रेस में लिखा हुआ है। सो आई हैव सेलेक्टेड इट। नाउ इससे रिलेटेड कुछ और इमेजेस मैंने ऐड किए हैं ताकि मैं इसको एक विजुअलाइज कर सकूं, ओल्ड एज पीपल, ताकि मैं जब कहीं जाऊं, फुटपाथ पे जाऊं, दिया खरीदने जाऊं, माचिस खरीदने जाऊं, मोमबत्ती खरीदने जाऊं, और जब इन दादी माँ लोगों को देखूं तो मुझे याद आ जाए कि ये मेरे यूपीएससी का सिलेबस है। ओके, ओल्ड एज पीपल, एक बार देखिएगा इनको। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्जिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया को लॉन्च किया था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रिलेटेड टू एजिंग इन इंडिया, ग्रे पॉपुलेशन के बारे में। ये कुछ डेटा मैंने कलेक्ट किया है। नाउ चाइना विड्रॉज प्रपोजल अगेंस्ट ऑकस न्यूक्लियर सबमरीन प्लांट्स एट IAEA। ये आर्टिकल मैंने लिया है, पढ़ा है, और इसका इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से है। ऑकस पैक्ट का बेसिक क्या है, 5 आइज, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, और क्वाड का हिस्सा कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इंडिया, जापान। ऑकस का हिस्सा कौन कौन है, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस। सो इन सारे आर्टिकल्स को हमने क्या किया,
ये क्वाड और ऑकस के बीच का डिफरेंस क्या है, डायग्राम को लेने की कोशिश की है, इसको समझा है। फिर देखा है ट्रेड एंड सिक्योरिटी ग्रुपिंग्स इन इंडिया, क्योंकि जब हम प्रिपरेशन कर ही रहे हैं तो अच्छे से कर लेते हैं। जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अच्छे से कर रहे हैं। 5 आइज के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, आपसे क्वाड के बारे में पूछा जा सकता है, इसके मेंबर कौन कौन थे, आसियान के कितने मेंबर हैं, इस तरीके से सीपी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के बारे में पूछा जा सकता है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट वी कैन कवर। देन वी हैव इंडिया हैज़ इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन ए डिस्टेबलाइज वर्ल्ड। इस तरीके के आर्टिकल पूछे जा सकते हैं आपसे कि इंडिया का क्या रोल होगा इन अ डिस्टेबलाइज्ड वर्ल्ड। व्हाट रोल इज इंडिया गोइंग टू प्ले इन फ्यूचर, व्हाट रोल इंडिया इज गोइंग टू प्ले इन controlling tension between Russia and Ukraine, or was it, what is India's step, what is India's stand on Russian invasion of Ukraine? सो इस तरीके के डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस और आपके ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, और अगर ऐसे आर्टिकल्स पढ़ते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा इनको समझाना। अगेन पीएम फ्लैग्स वंदे भारत ट्रेन। एक ये चीज़ बड़ा फनी आपको लगेगा कि मैंने ये एडवर्टीजमेंट क्यों लिया है। पता है, ऐसे पेपर में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे रिलीजन से रिलेटेड बातें हो सकती हैं, जहाँ पे आपके फिलोसॉफिकल क्वेश्चन हो सकते हैं, एथिक्स में मैटर आ सकता है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। This, the soul cannot be destroyed by weapon, fire cannot burn it, water cannot wet it, and air cannot dry it. Soul is immortal and is unaffected by all means. उसके अलावा यहाँ पे मैंने कुछ और श्लोक देखे तो मुझे लगा कि ये मेरे एथिक्स के मटेरियल के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, तो मैंने ये नोट कर लिया और आपको दे रहा हूँ। आपको जहाँ कहीं से कुछ अच्छे सेंटेंसेस मिल जाएं, अच्छा लैंग्वेज मिल जाए, गीता महाभारत का कोई चैप्टर मिल जाए जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, सो प्लीज़ उसको नोट कर लीजिए। नाउ टाइम्स ऑफ द हिंदू का एक्सप्लेनर सीरीज ज़रूर पढ़िएगा, ये बहुत ही अच्छा है। अब मैं आपको डायमेंशंस बताता हूँ, पहले भी मैंने डायमेंशन बताया तो एक डायमेंशन बताता, सच एज लुक एट दिस। ये अबॉर्शन से रिलेटेड एक आर्टिकल मैंने ऐड किया है, अ डिसाइसिव शिफ्ट इन द डिस्कोर्स ऑन अबॉर्शन राइट। ये कॉमन एडवर्टीजमेंट आर्टिकल है, आप पढ़ेंगे, लेकिन इसके डायमेंशन को समझना ज़रूरी है। तो हम ज़रा डायमेंशन को समझते हैं। एथिक्स ऑफ अबॉर्शन, विमेन, फीटस, टीम एक बार देखेंगे, स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व, विमेन, फीटस, फैमिली, सोसाइटी। ये अबॉर्शन के बारे में समझना बहुत इजी है, हर कोई बात कर लेगा, बट इसके डायमेंशन को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू कवर दैट डायमेंशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यू गॉट टू कवर इट, क्योंकि जब तक डायमेंशंस क्लियर नहीं होंगे यू विल नॉट बी एबल टू आंसर क्वेश्चन इन द राइट मैनर। सो एक बार देख लेंगे, यूपीएससी एथिक्स में भी देखेंगे अबॉर्शन, प्रो लाइफ, प्रो चॉइस, एथिकल डिलेमा एंड इंडिविजुअल राइट्स। सोसाइटी के क्या राइट्स हैं, सोसाइटी के क्या ऑब्लिगेशन है, वाई दिस इज सच अ बिग इशू। तो यहाँ पे आपको डायमेंशन दिखाने की कोशिश की है। फ्रॉम द वुमेन्स परस्पेक्टिव इज हेल्थ, राइट्स, फ्रीडम ऑफ बॉडीली ऑटोनॉमी। फ्रॉम द फीटस, द अनबॉर्न बेबी, राइट टू लाइफ, गेटिंग मदरली केयर। फ्रॉम द फैमिली परस्पेक्टिव, हस्बैंड्स, इन लॉज चॉइसेस, कंजर्वेटिव वर्सेज लिबरल फैमिली वैल्यूज। From the society's perspective, valuing life, inclusion of all, provide better life for existing children. This is it. Now, another integration. Our preamble says justice, social, economic, and political. Liberty of thought, expression, belief, faith, and worship. Equality of status and of opportunity. आप इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जोड़ दीजिए। अगर आप देखेंगे जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल में, तो आपका नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड पब्लिक लाइफ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी एंड क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, या फिर डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये सारे के सारे आपके इस दायरे में आते हैं। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। So what according to you is social justice, what according to you is economic justice, and what according to you is political justice? So मैंने आपको dimensions दिखाने की कोशिश की है, और यहाँ पे दिखाया है what do you mean by women empowerment? Demographic status, economic status, social status, media access to media, mobility related resources, decision making, power of decision making, control of resources, and self-esteem. These are all the dimensions of women empowerment. So learn
by heart. Here, once again, Ukraine invasion lead to a world food crisis. We have added another dimension that how it is leading to world food crisis. If you look at this news, if you look at this image, you'll find that these are the major food grain producing countries. These are major food grain producing countries, but because of Russia-Ukraine war, entire area has got disturbed here. So this is a common news that Russia has invaded Ukraine, but this is not the dimension is how Russian invasion of Ukraine is leading to food crisis across the world. So here I've added images. Why the war in Ukraine threatens global food security. Okay, Europe is highly dependent on Russian gas. So in United Kingdom, you may have heard about energy poverty. Energy poverty because Russian supply have been dismantled, and now should UK be dependent on Russia even after Russia's aggression against Ukraine, or Russia's flouting the norms, international norms? Again, over 69% houses constructed under PMAY are owned by women. That's a common news. What is dimension? Dimension, we have to cover these dimension: women's empowerment, demographic, economic, social, media exposure, mobility, decision making, control of resources, and self-esteem. So here, this is how the question comes in your examination. A new lease of life is one more example, और ये last example है जो मैं आपको दूंगा. A new lease of life for climate action COP27 के पहले ये आर्टिकल लिखा गया है, और इस आर्टिकल में आपके यूनाइटेड नेशन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर, उसके अलावा आपके रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड अतुल बगई है, कंट्री हेड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम. इन सब लोगों का एक आर्टिकल, कंबाइंड आर्टिकल आया हुआ है लाइफ के बारे में. एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टार्टेड, इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से मैंने जोड़ा है, मोदी जी के स्टेटमेंट को लिया है. द ट्रांजिशन फ्रॉम अ थ्रो अवे कल्चर टू अ सर्कुलर इकोनॉमी इज द नीड ऑफ द आवर. कुछ मैंने नीति आयोग के ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं ताकि आप इसको कोलेट कर सकें और आप इसके अलग अलग डायमेंशंस को समझ सकें, ताकि कल आपके प्रीलिम्स के लेवल पे, मेंस के लेवल पे कहीं से भी क्वेश्चन आए, आप उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. इसमें एक और आर्टिकल दिया गया है नज थ्योरी के बारे में. व्हाट डू यू मीन बाय नज थ्योरी? नज थ्योरी के बारे में, हाउ टू चेंज सोशल बिहेवियर. 2019 में रिचर्ड थेलर ने को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया था, एंड ही प्रोपाउंडेड द नज थ्योरी. नज थ्योरी सोशल बिहेवियर चेंज करने में इंपॉर्टेंट है. हो सकता है आपसे क्वेश्चन मेंस में आ जाए, हाउ टू चेंज सोशल बिहेवियर, या प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए दैट व्हाट डू यू मीन बाय नज थ्योरी. नज थ्योरी का मतलब यह है, दिस इज द थ्योरी थ्रू विच वी कैन मेक सोशल बिहेवियर चेंज. जैसे इन इमेज को देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने झाड़ू लगाया, झाड़ू लगा रहे हैं, वो सफाई कर्मचारियों को के साथ हैं, वो सफाई को प्रमोट कर रहे हैं. लेकिन क्या इससे हमारी आदतें सुधर गई? क्या हमने बाहर कूड़ा फेंकना बंद कर दिया? क्या हम ओपन डेफिकेशन हमने बंद कर दिया? क्या हमने रोड पे इस तरीके से थूकना बंद कर दिया? क्या हम पब्लिक प्लेसेस पे यूरिनेट करना बंद कर दिया हमने? क्या हमने यूरिनेट करने की आदत को छोड़ दिया? सो इन सारी चीज़ों को लेके, ये सारी चीज़ें अगर बदलनी है, सोशल बिहेवियर बदलना है, तो आपको नज थ्योरी का यूज़ किया जा सकता है. एंड बिकॉज ऑफ नज थ्योरी रिचर्ड थेलर गॉट 2019 नोबेल प्राइज. एक बार इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा. तो ये कुछ आर्टिकल हैं जो मैंने आपको कवर किया है, हर एक डायमेंशन को बताने की कोशिश की है कि आपको आर्टिकल को कैसे कवर करना है. एंड आई एम 100% श्योर, आई एम नॉट 100% श्योर, आप मुझे बताएंगे कि आपको ये आज का सेशन कैसा लगा. सो टीम, अब आपसे बाय बाय कहने का टाइम आ रहा है. विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली. मे गॉड गिव यू अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सेलिब्रेट योर नेक्स्ट दिवाली इन लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी मसूरी एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल अकेडमी हैदराबाद. So wish you good luck, your educator Shashank Shekhar Roy, and we'll meet again with the news idea, with the new series. Thank you so much. God bless you all. Take care. Bye-bye.